Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia, or you can call it Physicomatics, that's a brand name. मेरे प्यारे बच्चों, नस्ट यूनिवर्सिटी की रौनक 2025-26 की अब खत्म होने वाली है। नस्ट यूनिवर्सिटी का आज 13 जुलाई में भी एग्जाम कंडक्ट हुआ। पूरे एक महीने से इस्लामाबाद के अंदर रौनकें लगी हुई थी और अभी भी नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट बस आखिरी मराइल के अंदर मौजूद है। अब कोयटा का नस्ट का एग्जाम होगा, कराची का नस्ट का एग्जाम होगा, गिलगित बल्दिस्तान के अंदर भी रौनक लगेगी। तो जुलाई एंड तक नस्ट का पूरा नेट नंबर 4 इस साल का खत्म हो जाएगा और फिर आएगा असल क्वेश्चन, क्या आपको नस्ट में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मेरिट पोजीशंस क्या होती हैं? मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है? किस तरीके से आपको नस्ट में एडमिशन मिल सकेगा? आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है एडमिशन मिलने की? लास्ट ईयर्स की नस्ट की मेरिट लिस्टें हमसे क्या कहती हैं? या फिर अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर 130 के अंदर स्कोर किया है, जानते हैं इतना ज्यादा स्कोर नहीं है, तो 130 का स्कोर करने के ऊपर क्या मुझे नस्ट में एडमिशन मिल सकेगा? या फिर अक्सर बच्चों के जहनों में कंफ्यूजन होती है कि सर हमारा तो 145 का स्कोर है, क्या मुझे सीक्स कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी? तो भैया मेरिट लिस्ट आती कैसे है? सर ये चौथी मेरिट लिस्ट का, थर्ड मेरिट लिस्ट का, फोर्थ मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? क्या पहली मेरिट लिस्ट के बाद भी सीट्स एम्प्टी बच जाती हैं? ये सब चलता कैसे है? ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा होता है? और इसके अलावा लास्ट ईयर्स के अंदर किसी भी फील्ड की पहली मेरिट पोजीशन क्या थी और एंडिंग क्या थी, इसके मायने क्या हैं? इस वीडियो के अंदर इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे बच्चे तो सोच रहे थे सर वो टेस्ट दे दिया अब एडमिशन तो हो जाएगा ना। नहीं भाई, वो अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नस्ट यूनिवर्सिटी का अगर आपका एग्जाम हो गया है या होने वाला है, तो जैसे ही आपका नस्ट का एग्जाम कंडक्ट होता है आपके पास नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड नस्ट का एग्जाम दिया है तो नॉर्मली अगले दिन ही रिजल्ट आ जाता है, और पेपर बेस्ड जो नस्ट का एग्जाम होता है जैसे कराची में होता है या गिलगित के अंदर होता है, तो वहां पे नॉर्मली एक हफ्ते के बाद एग्जाम आपका आता है। आपने जहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होता है, जो आपका पोर्टल होता है, वहां से जाके आपको आपके मार्क्स दिख रहे होते हैं। तो भैया नस्ट का जो भी आपका रिजल्ट आता है, तो भाई आपके पास इस तरीके का नस्ट का रिजल्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर चौथा 170 प्लस हमारे पास आज आया माशाल्लाह से। तो भाई ये बड़े खूबसूरत सा बच्चा है, इस्लामाबाद के हमारे सहना भैया मोहम्मद अली अहमद दाद साहब के औलाद, तो इनका 170 का स्कोर है। अब जरा देखिएगा मेरिट बनता कैसे है। इनका 170 नस्ट के अंदर स्कोर आया, 200 में से 170 का स्कोर का मतलब क्या है? इनकी परसेंटेज क्या बनी है? 85%। अब आप सबसे पहले समझो आपने मेरिट निकालना कैसे है। मेरिट निकालना समझिएगा, सही है। आप किसी की भी एग्जांपल देख सकते हैं। हमारी कोशिश होती है हमारे जितने बच्चों ने 170 प्लस 160 प्लस स्कोर किया उनका रिजल्ट कार्ड भी डाला जाए। तो भैया जैसे माहिन अली थी, इनका 171 का स्कोर है, तो इनकी परसेंटेज देखो क्या बन रही है? 95.5%। आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है? अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नस्ट की मेरिट लिस्ट जो आएगी ना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो आएगी आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर। पूरा जुलाई आपके पास अभी नस्ट के एग्जाम्स चल रहे हैं पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में। इस्लामाबाद वाले नस्ट के एग्जाम्स अभी खत्म हो जाएंगे हद से 15, 18, 19 जुलाई तक, मैक्सिमम 18, 19 तक, सही है। उसके बाद फिर कराची का नस्ट का एग्जाम हो जाएगा, फिर कोयटा का आ रहा है आपके पास जुलाई एंड में, फिर गिलगित वाला आ रहा है। तो ये आपके पास नस्ट के एग्जाम जुलाई एंड तक चल रहे हैं। उसके बाद जब रिजल्ट फाइनलाइज हो जाते हैं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में मेरे पास क्या आ जाएगी? नस्ट की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट। आपके पास नस्ट की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आ रही होगी, मेरिट पोजीशंस आ जाएंगी और फिर साथ ही मेरिट लिस्ट आ रही होगी। अब जरा गौर से बात समझिएगा, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का जो आपका ये टाइम है ना, बड़ा कीमती है। आप अभी से प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आपको कौन से ऑफर हो रहे होंगे, कौन से मिल रहे होंगे, क्योंकि आप लास्ट ईयर की, रीसेंट ईयर्स की मेरिट लिस्ट को देख सकते हो। यूजुअली मेरिट लास्ट ईयर्स के मुकाबले में थोड़ा हाई होगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि इस दफा ऑलरेडी हमारे बैचेस से 813 स्टूडेंट्स ने 140 प्लस 130 प्लस का स्कोर तो करा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे दारों से भी करा हुआ होगा। तो भैया नस्ट का मेरिट अब से हाई होता जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टी लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, मगर बच्चों की तादाद में भी उतना ही इजाफा हो रहा है। तो ये चीज जहन में रखिएगा। आप जो भी आपका रिसेंट आपका नस्ट का एग्रीगेट आया है, लास्ट ईयर्स की मेरिट लिस्ट के मुकाबले में 1-2% ज्यादा करके आप एज्यूम करें, क्योंकि भैया हो सकता है मेरिट इंक्रीज हो। तो आप उस मेरिट से 4-5% या 3-4% एग्रीगेट इंक्रीज करके भी फील्ड्स को देखिए और डिक्रीज करके भी देखिए आपका कहां चांस बन रहा है, ताकि उन लिस्टों के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आप उन फील्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें। अब जो बच्चे पूरा साल मेहनत कर रहे थे ना, अब ये टाइम है फील्ड्स के बारे में स्टडी करने का। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, तो भाई रील्स आप बना रहे हो, अच्छी बात है,
काफी सारे हमारे स्टूडेंट रील्स बनाने वाले होते हैं, अच्छी बात है, इन्फ्लुएंसर बनना इट्स अ वेरी गुड थिंग, मगर साथ साथ अब थोड़ा सा फील्ड्स के बारे में ही पढ़ें। आपको मैकेनिकल करने का शौक है, एरोनॉटिकल करने का शौक है, बायोमेडिकल का शौक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का शौक है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का शौक है, आर्किटेक्चर का शौक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का शौक है, जिसका शौक है उसके सब्जेक्ट्स को पढ़ें। नस की वेबसाइट पे सब्जेक्ट्स गिवन होंगे, टीचर्स गिवन होंगे, उनको गो थ्रू जरूर करें ताकि आपको अपने फ्यूचर से थोड़ा सा लगाव तो महसूस हो, आपको ये तो पता चले सीएस के अंदर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। अब ये टाइम है उन चीजों को गो थ्रू करने का। मैं आपको चीज का दिखा रहा हूं, देखो भाई नस्ट का हमारे पास सिंपल तरीके से मेरिट फॉर्मूला क्या है, इस मेरिट फॉर्मूले को समझिएगा। नस्ट का एंट्री टेस्ट 75% काउंट हो रहा है, कितना हो रहा है 75%। आपका मैट्रिक या ओ लेवल्स कितना काउंट होगा 10%। आपका फर्स्ट ईयर, जिन बच्चों ने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं मौजूद, तो उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होती है। जिन बच्चों का कंप्लीट इंटरमीडिएट हो चुका है और वो गैप ईयर पे, उनका कंप्लीट इंटर का रिजल्ट काउंट होता है। जो ए लेवल्स वाले बच्चे हैं, अगर तो ए लेवल्स का रिजल्ट अवेलेबल है तो वो काउंट होगा, अदरवाइज 25% ऑफ द ओ लेवल विल बी काउंटेड। तो भैया जिन बच्चों का इंटर है तो उनका क्या होगा, या ए लेवल्स वालों का 15% काउंट होता है। अब आपने करना क्या है, अब आप अपना रिजल्ट कैसे क्रिएट करोगे। देखो आपको अपना मेरिट अगर देखना है तो मेरिट देखना बहुत आसान है। जैसे कि भाई इस बच्चे की कितनी परसेंटेज आई है, 85.5% इस बच्चे का परसेंटेज। तो भाई अब देखो ये अपना मेरिट कैसे बनाएंगी। अगर स्टूडेंट को अपना मेरिट बनाना है तो मैं काम करता हूं, यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको अपना क्या बनाना है, उसको अपना मेरिट डिजाइन करना है। इस बच्चे का नस के अंदर कितना मेरिट आया, आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर लिखा हुआ है इस बच्चे ने 200 में से 171 नंबर स्कोर करे। तो 200 में से 171 नंबर का मतलब क्या है, इस बच्चे का टेस्ट में कितनी परसेंटेज आ रही है 85.5। ये जो परसेंटेज है ना, इसको जरूर देखना है क्योंकि ये चीज आपके एग्रीगेट में काम आएगी। देखिए आपका जो टेस्ट का स्कोर है ना बेटा, टेस्ट आपका 200 नंबर का होता है, मगर परसेंटेज के लिए हम 200 नंबर का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, हम उसका 100 के इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 85.5 इस बच्चे का परसेंटेज आए हैं, सही है। तो इसको जैसे कि एग्जांपल दी, ये एक स्टूडेंट है, इस बच्ची ने माहिन अली ने नस के अंदर 171 का स्कोर किया है। अब 171 जो है ना, ये 200 से आपका स्कोर है। नस का जो पेपर होता है वो 200 नंबरों का होता है, मगर परसेंटेज हम 200 के इक्विवेलेंट थोड़ी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उस 200 का 100 इक्विवेलेंट निकालते हैं, उसके बाद नस का जो एग्रीगेट फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है उसकी खास बात क्या होती है, आपकी परसेंटेज ऑलरेडी यहां पे मेंशन है कि इस बच्चे ने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है, 85.5% इसने परफॉर्म करा है। तो यानी कि देखो मैं क्या कह सकता हूं, इस बच्चे का टेस्ट में कैसा स्कोर है, इस बच्चे का टेस्ट के अंदर 171 का स्कोर था, यानी कि किसके बराबर है, ये बराबर है 85.5 के। मगर ये एग्रीगेट नहीं है, एग्रीगेट अभी नस का बनाएंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं कि भाई इस बच्चे ने मैट्रिक के अंदर, एसएससी के अंदर या फिर ओ लेवल्स के अंदर इस बच्चे ने लेट सपोज 83% स्कोर करी है। ऑल्दो मैट्रिक में लोग ज्यादा स्कोर करते हैं, बट चलो मैंने एक एवरेज बच्चे के हिसाब से ले लिया। अच्छा फिर इस बच्चे ने एफएससी के अंदर, इंटर के अंदर, इंटर बोल दो या इसको आप एफएससी बोल दो, इस बच्चे ने एफएससी के अंदर लेट सपोज जो परसेंटेज स्कोर करी है वो 79 की करी है। मैं 79, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। मुझे पता है जाहिर सी बात है अगर किसी बंदे ने नस में 171 किया तो उसका मैट्रिक और इंटर बहुत अच्छा होगा, मगर मैंने एवरेज लगा लिया। अब देखो, अब जरा गौर से बात समझिएगा, जो नस का टेस्ट है ना, इसका कितने परसेंट काउंट होगा, 75% काउंट होगा। जो मैट्रिक या ओ लेवल है इसका कितना काउंट होगा, इसका 10% काउंट होगा। आपके एफएससी का या इंटरमीडिएट का या ए लेवल्स का कितना काउंट होगा, 15% काउंट होगा। ये नस की वेबसाइट के ऊपर आपके पास सिंपल तरीके से मौजूद भी है। जिन बच्चों के इंटर का रिजल्ट नहीं आया हुआ उनकी फर्स्ट ईयर के नंबर काउंट होते हैं। नस की सबसे खास बात ही पता है क्या है, आपकी इंटर में 60s में भी परसेंटेज हो, अगर टेस्ट आपने अच्छा करा हुआ है आपका मेरिट बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि टेस्ट का 75% वेटेज है। तो अब देखो अपना एग्रीगेट कैसे बनाओगे, एग्रीगेट के ऊपर फॉर्म होती है, जो मेरिट पोजीशंस आपकी बनती हैं वो आपके एग्रीगेट के जरिए बनती हैं। तो अब आप अपना एग्रीगेट कैसे निकालोगे, भाई देखो टेस्ट का कितना काउंट हो रहा है 75%, तो इस बच्चे ने टेस्ट में क्या नंबर लिए 85.5, तो हम क्या करेंगे सिंपल तरीके से 85.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 से। 75% है, परसेंटेज को रिमूव करते हो, डिवीजन में 100 आता है, 0.75 बन जाएगा। फिर प्लस का साइन, इस बच्चे ने मैट्रिक में, ओ लेवल्स में, एसएससी के अंदर नंबर लिए 83%, तो चूंकि मैट्रिक का या एसएससी का आपका 10% काउंट हो रहा है, तो
तो हम 83 का लेंगे 10% यानी कि 0.10। फिर चूंकि एफएससी का, इंटरमीडिएट का, ए लेवल्स का 15% काउंट हो रहा है, तो अगर इस बच्चे ने 79% लिया उसमें, तो 79 का हम ले लेंगे 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर या मोबाइल के ऊपर, तो कितना बनेगा, ये होगा मेरे पास तकरीबन 84.5 के बराबर आ रहा होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 84.275। तो इस बच्चे का, ये जो माहिन अली है जो भी है, इस बच्चे का जो एग्रीगेट लिस्ट आएगी, जब मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें 84.275 के हिसाब से इस बच्चे को फील्ड्स मिल रही होंगी। मैं भी आपको मेरिट पोजीशंस भी दिखा देता हूं कि नॉर्मली पहली मेरिट पोजीशन कितने एग्रीगेट पे बनती है, दूसरी 10वीं, 500वीं, 100वीं, 1000वीं, कितने का डिफरेंस आ रहा होता है, ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। हाँ भाई, तो अब देखो इस बच्चे का जो मेरिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 84.275। इस बच्चे का मेरिट क्या बन रहा है, 84 पॉइंट समथिंग का, आप 84 लगा लो। इस बच्चे का जो मेरिट है वो 84 के अराउंड है। तो भाई अब दो चीजें आती हैं। पहले नंबर के ऊपर जो हमें जिस चीज को देखना है ना, वो ये है कि भाई लास्ट ईयर का किसी भी फील्ड का पहला मेरिट क्या था, यानी कि उस फील्ड के अंदर जो पहला बच्चा गया था उसका कितना मेरिट था, और उसी फील्ड के अंदर जो आखिरी बच्चा गया था उसका क्या मेरिट था। अब आप जब इस मेरिट लिस्ट को देखोगे ना, तो अक्सर बच्चे पूछ रहे थे सर ये कम एग्रीगेट का मतलब क्या है। भाई इसका मतलब ये है आपका क्यूमुलेटिव एग्रीगेट, ये आसान भाषा में एग्रीगेट है जो हमने भी निकाला है, सही है। इसी तरीके से नेट के मार्क्स कितने थे, और यहां पे देखो लास्ट मेरिट का मतलब क्या है कि इस फलानी फील्ड के अंदर जो आखिरी बच्चा गया है उसके नेट के मार्क्स क्या हैं, वो हैं। अच्छा मैं आपको एक अंदाजन बता देता हूं, आपका जो भी एग्रीगेट अभी आ रहा है, आपका जो भी अभी मेरिट आ रहा है, तो भाई आप स्टैंड कहां पे करते हो, अगर आप देखना चाहते हो ना कि आपकी मेरिट पोजीशन क्या होगी, तो ये हमारे पास एक रफ चार्ट होता है। अच्छा भाई यहां तक की बात तो हम लोगों ने समझ ली कि देखो इस बच्चे का मेरिट क्या बन रहा है, 84.275 का। अभी हम लोगों ने एग्रीगेट निकालना सीखा है किस तरीके से आप अपना नस का मेरिट कैलकुलेट कर रहे होगे। अब ये मेरिट पोजीशंस क्या होती हैं, अब अक्सर जहन में क्वेश्चन आता है सर ये मेरिट लिस्ट में मेरिट पोजीशंस क्या होती हैं, इसका क्या मतलब है। देखो आपके पास जो आपका एग्रीगेट आया है ना, उसके हिसाब से नस्ट आपको एडमिशन ऑफर करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल मेरिट लिस्टें होती हैं, जैसे कि नस की जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ रही होगी, पूरा जुलाई तो टेस्ट चल रहा है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में पहली मेरिट लिस्ट आएगी। जब उस मेरिट लिस्ट के बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, तो जाहिर सी बात है किसी का लम्स में एडमिशन हो रहा होगा, किसी का अब्रॉड में एडमिशन हो रहा होगा, किसी का जीआईकेआई में एडमिशन हो जाएगा, किसी का आपके पास यूईटी के अंदर 100% स्कॉलरशिप पे हो गया, किसी का लेट सपोज आपका फास्ट में हो गया, वो उन्होंने नस में एडमिशन सिक्योर नहीं करा, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आती है, फिर फोर्थ आती है, फिफ्थ आती है, सिक्स्थ आती है, सेवंथ आती है। इसीलिए एंड तक के बच्चों के नंबर बन रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आप में से किसी भी बच्चे का भी नस्ट के पेपर में नंबर कम भी हैं, परेशान ना हो, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखो, आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे पहली लिस्ट में नाम ना आए, तीसरी, चौथी, पांचवी में। उसके लिए मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज शेयर करता हूं जो हमने बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने तैयार करी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि देखो इसके अंदर टॉप मेरिट का और लास्ट मेरिट का मतलब क्या है। कि भाई फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहां पे आपके पास जो पहला बच्चा जिसका एडमिशन हुआ था ना, पहला बच्चा, उसके नेट के नंबर क्या थे, फर्स्ट स्टूडेंट के, सही है। यानी कि जो इस फील्ड के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर जो पहला बच्चा जिसका एडमिशन हुआ था उसके नंबर क्या थे और उसका एग्रीगेट क्या था, और जो आखिरी बच्चा जिसका नस्ट में इसमें एडमिशन हुआ था इस फील्ड के अंदर, उसका पर्टिकुलरली नस का स्कोर क्या था और उसका एग्रीगेट क्या था। उसका एग्रीगेट क्या था, 75.029। यानी कि भाई इसको जरा समझेंगे अभी। तो भाई पहली चीज, ये तो हम बाद में फील्ड के हिसाब से देख लेंगे, मगर मैं आपको एक और बड़े मजे की चीज दिखाऊंगा कि देखो आप अभी से बैठ के प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो एग्रीगेट है उसकी बेसिस के ऊपर आप किस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपकी मेरिट पोजीशन क्या बनेगी। इसके लिए मैं आपको एक बड़े मजे की चीज दिखाता हूं जो कि लास्ट ईयर्स के अंदर हमने तैयार करी थी, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेबल है। इस टेबल का मतलब क्या है कि भाई जो भी आपका एग्रीगेट होगा ना, अंदाजन आपकी मेरिट पोजीशन कितनी बन रही होगी। यानी कि भाई शुरू के जो
500 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे होते हैं, उनका नॉर्मली फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सही है। तो आपका नंबर कहां लाई करेगा? लेट सपोज अगर आपका एग्रीगेट 90 या उससे थोड़ा ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है, तो आप टॉप 10 की मेरिट पोजीशन के अंदर लाई कर रहे हो। एग्रीगेट की हम बात कर रहे हैं। एग्रीगेट क्या है? वो जो आपने अभी निकाला था, वो जो हमने अभी 75% ऑफ द टेस्ट लिया था, 10% ऑफ द मैट्रिक नंबर लिया था, 15% ऑफ द हमने इंटरमीडिएट लिया था, एफएससी लिया था, उसके बाद जो आता है वो एग्रीगेट होता है। इसी तरीके से जरा गौर से देखिएगा, अगर आपका मेरिट 86.74 का बनता है, तो आप कहां पर, आपका जो एमपी होगा, मेरिट पोजीशन होगी, रैंक होगी, वो टॉप 20 के अंदर होगी अंदाजन। अगर 85.98 का है, तकरीबन 21वीं मेरिट पोजीशन होगी। अगर 85.78 है, यानी कि इसके आसपास है, तो तकरीबन आप शुरू के 35वीं मेरिट पोजीशन के आसपास कहीं पे लाई कर रहे होगे। अगर आपका लेट सपोज 85.13 है, अब देखो पॉइंट के ऊपर 10-10 20 बच्चा बैठा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा नस के टेस्ट में एक एक नंबर बड़ा कीमती है, कि देखो 85.13 के ऊपर 43 यानी कि 45th मेरिट पोजीशन होगी। एक अंदाजा है, ये एक एग्जांपल है जो रिसेंट ईयर्स के अंदर ट्रेंड्स हो रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ है। इसी तरीके से देखो, जिन बच्चों का 84 का एग्रीगेट बन रहा है, जैसे कि अभी लास्ट वाली बच्ची थी, उसका 84 का एग्रीगेट बन रहा है, तो 84 एग्रीगेट का मतलब क्या है? टॉप 80 मेरिट पोजीशंस के अंदर आप कहीं लाए कर रहे होगे। ये लास्ट ईयर की हम लोगों ने एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमारा था कि भाई इतनी अगर बच्चे का एग्रीगेट है, तो बच्चे की मेरिट पोजीशन कहां तक की आ रही है। तो रिसेंट ईयर्स के अंदर जो ट्रेंड चल रहे थे, उसके हिसाब से हमने देखा था। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपका एग्रीगेट 79.52 का बन रहा है, तो आपकी कहां पे स्टैंडिंग हो रही है? आपकी मेरिट पोजीशन 400 के ऊपर आ रही है। इसी तरीके से अगर आपका एग्रीगेट 82.09 का बन रहा है, तो टॉप 150 मेरिट पोजीशंस के अंदर ही आप कहीं लाए कर रहे होगे। इसी तरीके से अगर आपका 79.01 का बन रहा है, तकरीबन 466 की आपकी मेरिट पोजीशन होगी। इतना डिफरेंस है मेरा बेटा। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों का 75 का एग्रीगेट बन रहा था, हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो भाई आप कहां पे लाए करोगे? शुरू के 700 बच्चों में लाए करोगे, सही है। अगर आपका एग्रीगेट 70.21 का बन रहा है, तो 2500 की मेरिट पोजीशन होगी। अगर आपका एग्रीगेट 60 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो 7000 की मेरिट पोजीशन है। तो यहां पे हमने 20 डिफरेंट एग्जांपल्स देके दिखाया हुआ है आपको। तो ये टेबल समझना क्यों जरूरी है कि आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करोगे, और एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 75% काउंट होगा आपके टेस्ट का, प्लस आपके पास 15% काउंट होगा एफएससी का, प्लस आपके पास 10% काउंट होगा मैट्रिक का, एसएससी का। और जो बच्चे ए लेवल्स वाले हैं, जिनका ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं है, तो उनका डायरेक्टली 25% काउंट होगा ओ लेवल का, सही है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी था। अब जरा वापस आ जाओ कि भाई ये तो हमने एक तरीका बता दिया अपनी मेरिट पोजीशन को पहचानने का, कि भाई आप एग्रीगेट वर्सेस मेरिट पोजीशन, कि भाई आपका जो भी एग्रीगेट बन रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप अपनी मेरिट पोजीशन ताकि देख लो। जो भी आपका एग्रीगेट बन रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप अपनी मेरिट पोजीशन देख लो। इस टेबल को सेव कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। जितने बच्चों का अभी पेपर हो चुका है, खुदारा इस टेबल से अपनी मेरिट पोजीशन देख लीजिएगा। ये लास्ट ईयर्स की है, पहले बता रहा हूं, मगर इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा आपकी मेरिट पोजीशन कहां पे लाए कर रही है। जो भी आपका एग्रीगेट बन रहा है उसके हिसाब से आपको रफ आइडिया दे रही है कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे का एग्रीगेट आ रहा है 77.09 का, किसी बच्चे का क्या आ रहा है आपके पास? किसी बच्चे का आपके पास आ रहा है 77.09 का, तो इस बच्चे का मेरिट पोजीशन तकरीबन 740 के करीब बन रही होगी। किसी बच्चे का अगर एग्रीगेट है 73 का, तो इसकी एग्रीगेट अगर 73.35 का है, तो भाई इसकी मेरिट पोजीशन 1500 समथिंग होगी। ये आपको बेसिकली आपकी मेरिट पोजीशन बता देगी। इससे अंदाजा होगा आपको चीजों को पिक करने के लिए। ये लास्ट ईयर्स की है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस साल जाहिर सी बात है कंपटीशन और ज्यादा है, तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, मगर ये लास्ट ईयर्स की एक लिस्ट होती है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है फॉर गाइडेंस पर्पस, ताकि आप अपना एक अंदाजा लगा सकें कि आपका मेरिट पोजीशन आपकी कहां तक की बन रही होगी एग्रीगेट की बेसिस के ऊपर, सही है। तो जो बच्चों की 56 भी अगर आती है ना, किसी का 56.69 एग्रीगेट भी है, तो वो 10,000 के करीब की मेरिट पोजीशन उसकी बनेगी। तो 10,000 के ऊपर भी 14वीं मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका नाम आ जाएगा, 15वीं मेरिट लिस्ट के ऊपर नाम आ जाएगा। लास्ट ईयर नस की 14 मेरिट लिस्टें आई थी, 14 वीडियोस मैंने बनाई थी। मेरे प्यारे बच्चों, वो एक बड़ा शेर है ना मशहूर, भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक बड़ा मशहूर एक शेर है, मेहनत कभी रायगा नहीं जा, वक्त जरूर लगता है, वक्त जरूर लगता है, मगर सिला लाजमी मिलता है। अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा लास्ट ईयर की ऑफिशियल जो हमारे पास एक हमने कंपैरेटिव एनालिसिस यहां पर किया है। अब जरा इस लिस्ट को देखिएगा, ये लिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो तमाम स्टूडेंट जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से मेरिट को लेकर परेशान चल रहे हैं ना, तो जरा इस लिस्ट को बहुत गौर से देखिएगा कि भाई सबसे ज्यादा जिन बच्चे का शौक होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो भाई आपके पास इस स्कूल का नाम क्या है? सीक्स कैंपस। सही है ना? सीक्स आपके पास जो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट आ रहा है H12 कैंपस के अंदर। यहां पे पहला बच्चा जो गया था, अब इस टेबल को पढ़ना सीखो, टेबल को पढ़ना सीखो। पहला बच्चा जो यहां पे गया था वो पहला मेरिट, जो फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी ना, वो पहला बच्चा यहां पे एडमिशन हुआ था। उसके नस के नंबर थे 179, उसका एग्रीगेट था 90.65 समथिंग के अराउंड का। सही है। और आखिरी बच्चा जिसका यहां पे एडमिशन हुआ था उसका मेरिट था 853 का, उसके नेट के नंबर 141 थे और उसका जो एग्रीगेट था वो 75.02955 का था। आखिरी बच्चा जो सीक्स कैंपस में गया था। अच्छा, मैंने दो डिफरेंट सोर्सेस के जरिए ये लिस्ट अपनी कंफर्म करी हुई है। मैं आपको एक और लिस्ट भी यहां पे दिखा सकता हूं। मैंने क्योंकि दो डिफरेंट सोर्सेस के जरिए पूरी इन लिस्ट को डिजाइन किया था। तो भाई आपके पास इस वाली लिस्ट को भी अगर आप गो थ्रू करें तो सिक्स कैंपस के अंदर यहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो यहां पे देखो आपके पास तकरीबन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस कहां पर है हमारे पास? बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस सिक्स कैंपस। आप देख लो भैया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। देखो आपके पास ये 140 141 जो आखिरी बच्चा यहां पे गया लास्ट क्लोजिंग मेरिट पोजीशन, यहां पे भी देखो तकरीबन उतनी आ रही है। तो मैं दो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने अपनी लिस्ट को कंफर्म करा हुआ है, रीचेक करा हुआ है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट ईयर का मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरी जो पहली वाली लिस्ट है ना बहुत अच्छी लिस्ट है, इसलिए मैं डायरेक्टली उसी के ऊपर जाता हूं। ये देखो पहला बच्चा जो बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस के अंदर गया था उसका 179 नस का स्कोर था। जो आखिरी बच्चा गया था उसका 141 का स्कोर था। दोनों एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, मगर डिफरेंस क्या है उसको चांस पे मिला होगा। इस दफा ये जो आखिरी बच्चा क्या 75.0299 एग्रीगेट पे जा सकेगा, ये सवाल आप पे डिपेंड करता है। कैसे आप पे डिपेंड करता है? इस साल कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उनका मेरिट क्या बनता है, क्या कंपटीशन लेवल है। हमारे सामने कंपटीशन लेवल ऑलरेडी मौजूद है। अभी तक नस के नेट 4 में 4 बच्चे ऑलरेडी 170 प्लस स्कोर कर चुके हैं और इदारों से भी कर रहे होंगे, तो मेरिट ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा होगा, एटलीस्ट 1-8% इंक्रीज कर सकता है। तो भाई होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि आप दुआ मांगते रहिए लाजमी तौर के ऊपर। दुआ कभी रायगा नहीं जाती मेरा बेटा। गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तफली क्या करे जो घुटनों के बल चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जितने बच्चों का भी जो भी मेरिट बन रहा है, बस दुआ अपने लिए अच्छे से अच्छे करें कि इंशाअल्लाह ताला आपको वो चीज हासिल हो सके। अरे बच्चों, आपका जो भी मेरिट बन रहा है खुदारा दुआएं मांगते रहें। अगर 140 प्लस है, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, 140 प्लस है, 150 प्लस है, 160 प्लस है, दुआ मांगते रहें, क्योंकि मेरिट इस दफा कितना हाई होगा इसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूं। आप ये जरूर कर सकते हो कि जो लास्ट ईयर का मेरिट था उससे 1 या 2% ज्यादा या 1 या 2% कम के ऊपर डिफरेंट फील्ड्स के ऑप्शंस को चेक कर सकते हो कि आपका कहां पे एडमिशन हो रहा है। सही है ना भैया? अच्छा, इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस सीक्स कैंपस के अंदर जो पहला बच्चा गया था ना 87 के मेरिट के ऊपर गया था, और जो आखिरी बच्चा गया था वो कितने पे गया था? आपके पास उसका नस का स्कोर था 159 का, 82.9 का एग्रीगेट था, जबकि आखिरी बच्चा जो गया था उसका मेरिट था 909 का, और उसके नेट के नंबर थे 143 के, 74.70455 का एग्रीगेट बन रहा था। एग्रीगेट का मतलब क्या है? नस के नंबर का 75%, मैट्रिक का आपके पास 10% और इंटर का एफएससी का 15%। सही है, पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला बच्चा जो गया था 41 का मेरिट उसकी पोजीशन थी, और उसके बाद नेट के नंबर कितने थे? 162 नंबर थे नेट नंबर, और उसका एग्रीगेट क्या था? 84.45 का, जबकि आखिरी बच्चा जो गया था वो 642 के ऊपर क्लोज हो गई थी, 642 के मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोज हो गई थी, और इसके अंदर जो आपके नेट के नंबर से उस बच्चे के 143 थे, 76.57955 का था। सही है, लास्ट पर्टिकुलर बच्चा जो एंटर हुआ था। अच्छा, इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस बलूचिस्तान डोमिसाइल, यहां पे एनबीसी जो आपके पास कैंपस आ रहा है इसके अंदर 2827 के ऊपर पहला बच्चा गया था, उसके नेट के नंबर्स थे 122 सिर्फ। सही है ना? और 67.4318 का एग्रीगेट था, जबकि आखिरी बच्चा जो गया था वो 2100
21,280वां बच्चा था, उसके नेट के नंबर 58 थे, एग्रीगेट था वो 40.26 का था। जाहिर सी बात है बलूचिस्तान वाला नस्क का कैंपस है, सही है ना भैया। अच्छा, इसी तरीके से एनबीसी आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पहला बच्चा जो गया था वो 6000 के एग्रीगेट के ऊपर था, उसके नेट के नंबर 102 थे, 59.745 का एग्रीगेट था। और जो आखिरी बच्चा गया था वो 21,300 समथिंग के ऊपर था, सही है ना। और 57 उसके नस के नंबर थे, 200 में से की बात हो रही है, क्योंकि नस में पास के फेल तो होता नहीं है। और उसका जो मेरिट स्कोर था वो तकरीबन 39.9 का था, जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ। हाँ, अब ये आ गया ना भैया नस बिजनेस स्कूल का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नस बिजनेस स्कूल में जो बच्चा गया था बिजनेस के सोशल साइंसेस के एग्जाम देके, उसकी 7वीं मेरिट पोजीशन थी, उसका नस का स्कोर कितना था, 161 का था, 83.94318। और इसके अंदर जो आखिरी बच्चा गया था उसकी 773 की मेरिट पोजीशन थी, और उसका जो नस का स्कोर था 135 का था सोशल साइंसेस के अंदर, और उसका एग्रीगेट था 69.5227 का। कितना था, 69.65227 का। जबकि बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर नस बिजनेस स्कूल के अंदर पहला बच्चा जो गया था वो सोशल साइंसेस की पहली मेरिट पोजीशन थी, उसका नस का स्कोर 172 था, उसका मेरिट 87.22 था। और जो आखिरी बच्चा गया था उसका नस का जो मेरिट पोजीशन आई थी वो 759 थी, जबकि नस का स्कोर 133 था, 69.73864 का एग्रीगेट के ऊपर क्लोज हुई है ये। बैचलर ऑफ साइंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, तो उसका कोड भी लिखा हुआ है स्कूल या कॉलेज कोड, 815 के ऊपर पहला बच्चा गया था, 132 नस का स्कोर था, 69.38182, यानी कि जब वो क्लोज हुई थी बच्चों ने फिर यहीं जाना स्टार्ट किया था। इसके ऊपर ये फील्ड बढ़ना स्टार्ट हुई थी, और ये एंड किसके ऊपर हुई है, 2809 की मेरिट पोजीशन पे जाके एंड हुई है। तो जिन बच्चों की कम नंबर भी आए हैं, आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, आपको जो फील्ड समझ में आती है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। एंड तक मेरिट पोजीशंस के ऊपर नाम आ रहे होते हैं। इस फील्ड को, इस पर्टिकुलर लिस्ट को दिखाने का मेजर पर्पस यही था कि ताकि बच्चे देख सकें। सिमिलरली देखो इसकी मेरिट पोजीशन, यानी कि इसका मेरिट एग्रीगेट था कितना था, 59.39 आपके पास 01 के ऊपर। इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस इन लिबरल आर्ट्स जो बच्चा गया था, स्टार्टिंग हुई थी इसकी 624 से, 137 का मेरिट स्कोर था, जो पहला बच्चा इस फील्ड में गया था। देखो इसका मतलब क्या है कि कौन सी मेरिट पोजीशन थी, 624 के ऊपर पहला बच्चा गया था, और उस बच्चे का स्कोर क्या था नस का, ये था 137 का। और इसकी जो एग्रीगेट था वो कितना था, 70.67 के अराउंड का। आखिरी बच्चा जो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर गया था उसकी मेरिट पोजीशन 3348 थी, उसका नस का स्कोर 101 का था, और उसका जो एग्रीगेट था 56.94318 का था। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, फिर ये S3H कैंपस की है, इसके अंदर 11वीं मेरिट पोजीशन का बच्चा गया था, और इसका पर्टिकुलरली नस का स्कोर कितना था, 161, एग्रीगेट कितना था, 83.46591। और जो आखिरी बच्चा गया था उसका जो नस के अंदर मेरिट पोजीशन थी वो 1200 समथिंग थी, और नस का स्कोर 123 का था, और एग्रीगेट बन रहा था 66.625 का। फिर मास कम्युनिकेशन का ऐसी गिवन है आपके पास कि यहां पे जो बच्चा गया था मास कम्युनिकेशन S3H कैंपस के ऊपर 268, S3H स्कूल के ऊपर 268 की मेरिट पोजीशन थी, 140 के लगभग उसका, 139 का उसका नस का स्कोर था, 74.6 के ऊपर ये स्टार्टिंग हुई थी, क्लोजिंग इसकी कितने पे हुई है, 59.872 के ऊपर। मैंने ये डिफरेंट तरह की, देखो दो तरह की मैंने यहां पे शीट्स रखी हैं। इन दोनों शीट्स का पर्पस क्या है, ताकि आप देख सको आपस में कम्युनिकेट करके। यहां से भी अगर देखना चाहो, ये वाली जो मैंने आगे जो पूरी लिस्ट रखी है ये सिर्फ क्लोजिंग मेरिट है, और ये मैंने अलग ऑफिशियल क्लोजिंग मेरिट उठाई थी। तो भाई यहां पे भी देख लो, अगर आप चेक करना चाह रहे हो ना, तो भाई देखो आपके पास BS कंप्यूटिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स कैंपस के ऊपर 143 के उसके ऊपर हुई है, 76.48 था इसका एग्रीगेट, 76.58। तो जरा यहां पे आके वापस से देख लो ना, सीक्स कैंपस पे कितने पे हुई थी, इतने पे हुई थी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये देख लो भैया 76 पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो भाई सेम है। तो ये डिफरेंट दो सोर्सेस से मैंने उठाई थी, दो सोर्सेस से मैंने तभी लिस्टों को उठाया था, ताकि आपको स्टार्टिंग मेरिट भी दिख जाए, एंडिंग भी दिख जाए। अक्सर बच्चे एंडिंग देख रहे होते हैं, स्टार्टिंग मेरिट भी आपको डिफाइन करेगा कि भाई उस फील्ड में जो पहला बच्चा गया था और उस फील्ड में जो आखिरी बच्चा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसी तरीके से बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है S3H H640 की, पहला बच्चा 249 के मेरिट पे गया था, उसका नस का स्कोर इतना था। आखिरी बच्चा जो गया था इसका मेरिट पोजीशन ये थी, नस का स्कोर ये था, और उसके ये नंबर थे। इसी तरीके से LLB के ऊपर बहुत बच्चा जाता है, तो भैया LLB के अंदर S3H H676 के ऊपर दूसरी मेरिट पोजीशन का बच्चा गया था, उसका नस बिजनेस का, नस सोशल साइंसेस का, LLB का
जो स्कोर था 158 का था, और जो आखिरी बच्चा गया था वो 264 की मेरिट पोजीशन के ऊपर था, और उसका नस्ट का स्कोर 112 था सिर्फ, मगर उसका जो एग्रीगेट बना था 65.069591 के ऊपर बना था। सही है ना भैया? अच्छा एक और चीज बता देता हूं, अभी तक का जो नस्ट बिजनेस स्कूल का टॉपर है वो इब्राहिम अहमद है, जो हमारे बैच नंबर 1.0 से ताल्लुक रखता है। इसके नस्ट के नेट नंबर 2 में 173 नंबर थे। आई एम नॉट श्योर कि अभी तक 173 से ज्यादा एनबीएस के अंदर किसी ने नंबर लिए हैं। सही है ना भैया? बाकी आपके पास जो 170 प्लस वाले थे इंजीनियरिंग के थे, तो नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर अभी तक टॉप के ऊपर ही बच्चा चल रहा है। खैर, अच्छा भाई, अब आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। तो देखो एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है ये सीएई कैंपस के अंदर है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज लिखा हुआ है। मेरिट पोजीशन की स्टार्टिंग यहाँ पे जो पहला बच्चा इस फील्ड में गया था, मेरे साथ साथ बोलो किसमें गया था? 175 पे। नस के नंबर क्या थे? 154 के। एग्रीगेट स्टार्टिंग इस फील्ड का क्या था? 81.0901। जबकि आखिरी बच्चा 2470 पे एंटर हुआ था, उसका नस का स्कोर 129 का था, 68.4659 के ऊपर जाके ये फील्ड क्लोज हुई है। नस की लास्ट ईयर तकरीबन 14 से 15 मेरिट लिस्टें आई थी, 14 से 15 मेरिट लिस्टें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जो भी बच्चा परेशान है, जो भी बैठ के अब खुदकुशी करने का सोच रहा है कि सर नस में अच्छे नंबर नहीं आए, परेशान हो रहा है, गैप ईयर लेने का सोच रहा है, देखो तो बेटा आप में से जो भी बच्चा भी परेशान हो रहा है, गैप ईयर लेने का सोच रहा है, कई तरह की मुश्किलात का शिकार है, तो एक बड़ा अच्छा शेर है, तूने गमे हयात से ना घबराए जिगर, तूने गमे हयात से ना घबराए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। इसका मतलब क्या है कि भाई अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक साल पूरी मेहनत करी है, अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से देखो बैचलर ऑफ एवियोनिक्स इंजीनियरिंग सीएई कैंपस आपके पास, इसके अंदर जो पहला बच्चा इस फील्ड में गया था 206 का उसकी मेरिट पोजीशन थी, नस का स्कोर 152 का था, एग्रीगेट 80.719 का बन रहा था। जबकि जो आखिरी बच्चा गया था 2922 के ऊपर मेरिट पोजीशन में जाके क्लोज हुई है ये, और उसका जो स्कोर था 122 का था और 67.20455 का एग्रीगेट था। इसी तरीके से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पहला बच्चा सीएमई कैंपस का, ये सीएमई पहला बच्चा जो एंटर हुआ था ना भाई, सबको एक्स12 जाने का क्योंकि शौक होता है ना, तो सीएमई जरा वर्दी शर्दी है, तो भाई पहला बच्चा जो एंटर हुआ था 1768 की मेरिट पोजीशन थी, नस का स्कोर 129 का था, और आपके पास जो इसका कम्युलेटिव एग्रीगेट है, यानी कि जो उसके बच्चे का एग्रीगेट है 70.82 का था। आखिरी बच्चा जो एंटर हुआ है वो 5180 पे हुआ है, उसका नस का स्कोर सिर्फ 107 का था, 107 का स्कोर था, और 62.07954 के ऊपर उसका एग्रीगेट था। इसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग है, इसकी आपके पास जो क्लोजिंग आ रही है 61 एग्रीगेट की आ रही है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएमई कैंपस के ऊपर 66 के एग्रीगेट के ऊपर क्लोज हुई थी। आप इस देखो, अगर आपका 72 का भी है ना, तो अंदाजा लगा के रखो अगर मेरिट इंक्रीज भी होगा ना, हसीयत 1 या 2% बढ़ रहा होगा, 1 या 2% एग्रीगेट इंक्रीज होगा, अगर बहुत भी इंक्रीज होगा 3 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सही है ना भाई? तो एग्रीगेट इंक्रीज भी अगर होगा 2 या 3 हो जाएगा हसीयत। सही है। तो इसी तरीके से बैचलर ऑफ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीएमई कैंपस, इसका जो क्लोजिंग आ रही है 64.28637। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसकी क्लोजिंग क्या थी? 59.01364 का एग्रीगेट बता रहा हूं ये। बैचलर्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, ये आ रही है 59.36364 के ऊपर। बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एमसीई कैंपस है ये 54.79247 के ऊपर है। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस कैंपस, यहां पे भी यूनिफॉर्म होता है, सीएमई में भी है, एमसीएस के अंदर भी है, और पीएनएसी वाले में भी है। जाहिर सी बात है कोयटा वाले में भी यूनिफॉर्म है भाई। सिर्फ जो नस के अंदर जो मजे होते हैं ना थोड़े से सिविलियंस वाले, वो H12 के अंदर होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। तो H12 इसलिए ड्रीम होती है, बट अगर देखो पढ़ाई करना मेजर है तो आप सीएमई में जाओ, पीएनईसी में जाओ, कोयटा में जाओ, या एमसीएस में जाओ, या H12 में जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। सही है। तो भाई याद रखिएगा, मजे आप हर जगह पे कर सकते हो, आपकी पढ़ाई मेजर है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, उसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। सही है भाई। तो एमसीएस के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपके पास क्लोज हुई थी 58.04091 के ऊपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस के ऊपर 65.96137 के एग्रीगेट के ऊपर, 3409 की मेरिट पोजीशन तकरीबन। इसी तरीके से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपके पास तकरीबन 64.6 की आपके पास एग्रीगेट पे क्लोज हुई है। बैचलर ऑफ सिविल एनबीसी कोयटा वाला कितने पे हुई है? 45.175 के एग्रीगेट के ऊपर, 45.175। बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाइस के ऊपर, सही, कितने में हुई है? 61.625 के ऊपर। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनएसी जो कराची वाला है 57.19318 के ऊपर,
कराची वाले कैंपस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 57, ऐसा लग रहा है नस वाले सबको कहने भाई तुम्हारा 90 में स्कोर भी आया है, पीएनएससी नस में मिल जाएगा, सही है ना भैया। अच्छा, इसी तरीके से आर्किटेक्चर, हाँ इसकी जो पहली पोजीशन थी ना लास्ट ईयर, वो थी हमारे पास से अदीना खान की, जो फर्स्ट मेरिट पोजीशन थी हमारे पास से, अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने क्या किया था, वो बच्ची टॉप के ऊपर थी, आर्किटेक्चर से इंडस्ट्रियल डिजाइन में पहली पोजीशन उसने ली थी। तो भाई बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सदा की जो बड़ी मशहूर होती है, तो इसके अंदर जो आखिरी बच्चा गया है ना, वो 126 के मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ है, 126 की मेरिट पोजीशन के ऊपर ये क्लोज हुआ था। 130 नस के नंबर थे, एग्रीगेट 70.28 का था। बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन पहली जो बच्चा गया था 7वीं मेरिट पोजीशन वाला गया था, आखिरी बच्चा 231 वाला गया था, नेट के नंबर उसके 121 थे और 66.21875 का एग्रीगेट था। अप्लाइड साइंसेस की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चौथी मेरिट पोजीशन गई थी से स्टार्ट हुआ था और एंड का जो एग्रीगेट था वो 73.39583 था। जबकि बैचलर ऑफ साइंस इन आर्किटेक्चर एएसएबी कैंप आपके पास जो आ रहा है डिपार्टमेंट, इसके अंदर जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ उसका एग्रीगेट 56.27611 था। जबकि एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर आखिरी बच्चा जो एंटर हुआ उसका एग्रीगेट 65.09682 था। जबकि आपके पास मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आखिरी बच्चा जो एंटर हुआ है उसके नस के नंबर सिर्फ 75 हैं भाई, 45.33409 पे हुआ था। जबकि फिजिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर 80 उसके नंबर थे टोटल और 49.06118 पे हुआ था। बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री के ऊपर जो बच्चा अबे ये क्या मजाक है, 37 उसके नंबर थे 200 में से 37 नंबर थे, 31.7386 का एग्रीगेट था। इट्स अ जोक भाई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला बच्चा बोल रहा होगा सर ये क्या मजाक है भाई, 37 नंबर नस के अंदर लिए और मुझे मिल रहा है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पहली 11वीं मेरिट पोजीशन गई थी, वहां से स्टार्ट हुआ था और आखिरी बच्चा जो एंटर हुआ उसके नस में 105 नंबर थे और 62.296591 का एग्रीगेट था। बैचलर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके पास उसके अंदर 15वीं मेरिट पोजीशन स्टार्ट हुआ था और जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ उसका मेरिट था 72.11591 का था। इसी तरीके से अब ये देखो, ये वाली लिस्ट मेरी अब एंड हो गई है। अब आपको अगर एक और दफा कंफर्म करना है ना कि भाई सर हाशिम ने जो बातें करी हैं सही करी हैं, अलग करी हैं, तो ये जो मेरिट लिस्ट है ना, ये मैंने एक अलग सोर्स से ली है, ये मेरिट लिस्ट एक अलग सोर्स से है, ये अलग इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो भाई यहां पे भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपके लिए चीजों को आसान हो जाएंगी आपकी चीजें समझना। कि देखो यहां पे अब इस लिस्ट को समझ लो, ये वही लिस्ट है मगर यहां पे डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्स ने पूरा डेटा क्रिएट करा और मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि देखो भाई ये लास्ट जो फाइनल क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी ना, यानी कि जो आखिरी लिस्ट नस की आई थी 15वीं 16वीं जो भी लिस्ट थी, उसके मुताबिक तमाम डेटा अरेंज हुआ हुआ है कि भाई देखो यहां पे क्या है आपके पास, नस के बच्चे का आखिरी बच्चा जो बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीएमएमई के अंदर गया था उसके नस के नंबर कितने थे 127, उसका एग्रीगेट क्या था और उसका क्लोजिंग मेरिट क्या था, यहां पे वो लिखा हुआ है। अच्छा, और अब आपका मेरिट पोजीशन लिखी हुई है, तो भैया मेरिट पोजीशन निकालोगे कैसे? अब आपको कोई भी बंदा पूछे ना मेरिट पोजीशन कैसे निकालोगे, उसको बताओगे सर हाशिम ने मेरिट पोजीशन निकालने के लिए एक रफ टेबल बता दिया है। आपका लेट सपोज एग्रीगेट आता है, आइए आपका टेस्ट ले लेते हैं हाथ के हाथ, मैथमेटिक्स के टीचर तो वैसे भी हैं, एक टेस्ट ले लिया, किसी बच्चे का अगर एग्रीगेट आ रहा है 78, अगर उसको अपनी मेरिट पोजीशन देखनी है तो मेरिट पोजीशन कहां पर होगी, कौन बताएगा भाई? अगर एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का एग्रीगेट है 78 का, तो उसकी मेरिट पोजीशन कहां पे लाई करेगी? इधर चेक कर लो भाई, 78 अगर 78 आ रहा है तो ये उसकी मेरिट पोजीशन होंगी लगभग, यानी कि 500 से लेके 700 के दरमियान की मेरिट पोजीशन होगी। एक अंदाजा है, रफ आइडिया, ये रफ आइडिया पहले बता रहा हूं। किसी बच्चे का लेट सपोज स्कोर आ गया, कितना एग्रीगेट बन रहा है? 63 का एग्रीगेट बन रहा है, इसकी मेरिट पोजीशन कहां पर होगी? 63 लगभग कहां पर है? 63 का मतलब है ये इसके दरमियान में लाई कर रहा है, तो 5000 से 6000 के दरमियान की उसकी मेरिट पोजीशन आएगी। इतना डिफरेंस होता है, एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है, एक एक एग्रीगेट का आपका पॉइंट बड़ा कीमती होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा एंड वालों को भी एडमिशन मिल जाता है, मेरिट लिस्टें आती जाती हैं। जाहिर सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चों का एक शिकवा होता है सर दूसरी मेरिट लिस्ट आती कब है, बाद वाली मेरिट लिस्ट आती कब है, पहली मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आए तो इसका मतलब हमारा एडमिशन खत्म हो गया, तो ये इसका मतलब क्या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों पहली मेरिट पोजीशन सिर्फ क्या होती है, शुरू के 1000 बच्चे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट सपोज शुरू के 1000 बच्चों को नस ने इनवाइट कर दिया। अब उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फास्ट में ऑलरेडी हो गया 100% स्कॉलरशिप पे, किसी का जीआईके में हो गया 100% स्कॉलरशिप पे, कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कोई अमेरिका मूव कर रहा है, कोई यूके जा रहा है, किसी का कहीं और हो गया एडमिशन, तो उसने वहां पे ले लिया। अब जिस बच्चे का एडमिशन, जिसने अपनी सीट छोड़ दी, जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, उसने नस को रिस्पॉन्ड नहीं करा, उसका एडमिशन
एडमिशन कैंसिल होता जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो जितनी सीट्स बचती हैं, बहुत सारी बचती हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को मिलती हैं। अब सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिल बर्दाश्ता हो गए, दिल उनका टूट गया कि नस ने हमें पहली मेरिट लिस्ट पे नहीं बुलाया, वो मोहब्बत ही क्या जो पहली में हमें मिल जाए, जब नहीं मिलती तो दिल टूट जाता है, तो बच्चा फिर दिल बर्दाश्ता होके फिर इकरा के पास चला जाता है भाई, फिर इकरा के पास चला जाता है। जब नस में नहीं मिला, कस्ट यूनिवर्सिटी भी वो कहता है कि सर एन और सी का डिफरेंस है खाली, मैं कस्ट के अंदर जाकर एडमिशन लूंगा। तो होता क्या है फिर सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, इस तरीके से नाम आते हैं। आपने करना क्या होता है, आपको नस प्रोग्राम्स आपके ऑफर करता है, आपने जो अपनी डिजायर फील्ड सेलेक्ट करी हुई होती हैं उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको उसमें एडमिशन ऑफर करता है। अगर आप उसमें नहीं लेते तो फिर पर्टिकुलरली सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर दूसरे बच्चों को चांस मिल रहा होता है। तो ये चीज जहन में रखिएगा। तो भाई आपको अगर ईमेल आती है नस की तरफ से, आपने उसको रिस्पॉन्ड बैक करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने होते हैं। और अगर आप फिर नस से कहते हो कि भाई फर्दर लिस्टों के अंदर भी मैं देखना चाहूंगा कि अगर कोई लिस्ट बच जाए, अगर किसी और में नाम निकल आए, तो ये नस को आप रिस्पॉन्ड बैक करते हो। आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से ये होता है कि आपने जो फील्ड्स अपनी प्रायोरिटी के ऊपर फॉर्म फिल करते हुए रखी थी, आप अभी भी अपने प्रेफर्ड कैंपस को आगे पीछे कर सकते हो, अपनी फील्ड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। नस आपको उसका पूरा टाइम देता है, पूरा मौका देता है आपको। तो ये चीज जहन में रखिएगा। अगर आपने ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं करा टाइमली, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट नहीं करवाए, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, दूसरे बच्चे को पहले एडमिशन मिल रहा होगा। जहन में रखिएगा, ये बड़ा क्रूशियल टाइमिंग होती है। सही है ना भैया? तो नस में नहीं होता तो फिर कस्ट में चले जाते हैं लोग, तो इसको जहन में रखें। अब देखो ये जो मेरिट लिस्ट है ना, इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट अगेन लिस्ट एक और आ रही है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हर फील्ड के अंदर जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ है उसके नस के नंबर हैं, उसकी मेरिट पोजीशन भी है। तो भाई अब देख लो आप यहाँ पे कहां तक की मेरिट पोजीशन जा रही है कि भाई एनबीसी जो कोयटा कैंपस है 15,000 समथिंग तक की मेरिट पोजीशन गई है, 15,000 समथिंग की। तो भाई आपके पास वहां तक के बच्चों का हुआ है, क्योंकि कोयटा कैंपस में जाहिर सी बात है बलूचिस्तान हमारा अपना भाई है, हमारा अपना सूबा है, मगर कुछ बच्चे वहां पे रिलेक्टेंट फील करते हैं जाते हुए। ऑल्दो नस जो होगी जाहिर सी बात है वो कैंट के अंदर बनी हुई है, तो उसमें उतना नहीं होता, मगर जाहिर है इसलिए उसका मेरिट क्या होता है, कम होता है। जैसे पीएनएसी कराची वाली है, ये नेवी के अंडर आ रही है पूरी, तो नेवल आर्किटेक्चर हो गई या पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ की इलेक्ट्रिकल हो गई। अब पीएनएसी में सीएस भी स्टार्ट हो गई है, इसका मेरिट थोड़ा कम होता है। मगर H12 का क्या होगा, H12 की हर चीज का ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे ज्यादातर आपके पास क्या है, सिविलियन क्लोथ्स अलाउ हैं, आपको घर के कपड़े पहनना अलाउ है, बाकी जगहों पे यूनिफॉर्म है भैया, ये है स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा मजे होते हैं, तो उसके मेरिट भी हाई होते हैं। मगर दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, बच्चे कहाँ ज्यादा अच्छी मेरिट वाले पोजीशन वाले जा रहे हैं, ये भी मैटर करते हैं। अच्छा भाई, तो ये देख लो भाई, आखिरी बच्चा जो 6 में एंटर हुआ था उसका नस का स्कोर कितना था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6 में क्लोज हुआ था उसका 131 का था। तो भाई और उसकी मेरिट पोजीशन क्या थी, उसकी मेरिट पोजीशन 1800 समथिंग के ऊपर, यानी कि बच्चों ने, देखो इसका मतलब क्या है, इसका एक और भी मतलब है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी इतना ही रहेगा भाई, इससे इंक्रीज भी हो सकता है। इस मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग मेरिट का मतलब ये होता है आखिरी बच्चा जो उस फील्ड में एंटर हुआ। फॉर एग्जांपल मैं उस फील्ड में एंटर हुआ, मगर मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है, अब मैं चला गया, तो भाई टेक्निकली मुझे पहले वो फील्ड मिल गई थी, मगर मैं चला गया तो मेरे बाद जो बच्चा होगा उसको वो सीट मिल जाएगी। हो सकता है वो बच्चा वहां पे मौजूद ना था, हो सकता है वो बच्चा वो डिजर्व नहीं कर रहा था, मगर चूंकि मैंने छोड़ दी अब वो डिजर्विंग बच्चा उसको अब मिलेगी। तो भाई याद रखिएगा, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि एंडिंग का जो बच्चा है, आखिरी बच्चा जो सीट में एंटर हुआ, आखिरी बच्चा जो फील्ड में एंटर हुआ, तो आपने हमेशा इससे 2 या 3% एग्रीगेट ऊपर करके एज्यूम करना है भाई। फॉर एग्जांपल बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई के अंदर आखिरी बच्चा जो एंटर हुआ उसका एग्रीगेट 68.80 का था, तो आप ये एज्यूम करो कि 70 पॉइंट समथिंग का होगा इस साल के लिए। आप 2 या 3% खुद से इंक्रीज कर लो, तो सेफ साइड पे खेलना सीखो। तो अगर आपका 72 का मेरिट है तो फिर आप समझो कि आपको ये मिल रही होगी, तो आप इसके बारे में कोर्स स्टडी करना स्टार्ट करो। सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 के अंदर जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ था 75 का हुआ था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएमई के ऊपर 66 के ऊपर हुआ था। इसी तरीके से और जितनी कंप्यूटर की फील्ड्स आ गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके पास 6 के ऊपर बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ पे 2 क्यों हमारे पास आ रही हैं, अच्छा ये सीएमई है सॉरी, और 6 के ऊपर जो हुआ था ये तकरीबन मेरे पास हुआ था 73.0। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब जरा मेरी एग्जांपल को और समझिएगा कि लेट्स सपोज कंप्यूटर की फील्ड्स कौन कौन सी आ रही हैं। कंप्यूटर की फील्ड्स को मैं टारगेट कर लेता हूं, अक्सर बच्चों को कंप्यूटर में जाना है ना। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है 6 के ऊपर 75.18 पे गई है, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग 6 के ऊपर
तकरीबन किसके ऊपर गई है, ये मेरे पास जा रही है 73.08 के ऊपर, सही है। इसी तरीके से कंप्यूटर की और कौन सी फील्ड है, सीएमई के ऊपर 66.33 पे गई है। तो इसका आप मेरिट तकरीबन 77 एज्यूम करके चलो, इसका मेरिट तकरीबन आप 69 तक एज्यूम करके चलो, 69 70 तक, इसका मेरिट आप तकरीबन 75 तक एज्यूम करके चलो। 2% एग्रीगेट खुद इंक्रीज करना सीखो भाई। हो सकता है मेरिट इस दफा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इस दफा नस के पुराने तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर 170 प्लस वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, देखो ये मेरिट लिस्ट आपकी हेल्प के लिए होती है। अगर सीएमई कैंपस में मिले उसको बिल्कुल ज्वाइन करो। इसी तरीके से और से देखिएगा, हमारे पास पीएनईसी जो नस थी उसका एग्रीगेट क्या था, उसका क्लोजिंग एग्रीगेट जस्ट 73.88 का था। पीएनईसी का मतलब है कराची वाली जो नस्ट है, सही है। जबकि बीएस कंप्यूटर साइंस 6 के ऊपर 75 के अराउंड था, तो इस दफा ये 77 के अराउंड होगा। तो 2 या 3% एग्रीगेट आप खुद से इंक्रीज कर लो। अगर आपका मेरिट उसके अराउंड का बन रहा है तो यू आर ऑन अ सेफ साइड। अगर नहीं है तो ऊपर नीचे की 2-3 फील्ड्स को, 4-5 फील्ड को स्टडी करो, समझो, और किसी में इंटरेस्ट डेवलप करो साथ साथ। सही है बात, समझ रहे हो कि देखो जैसे कि भाई आपके पास 6 के ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी 76.58 पे क्लोज हुई थी, तो अंदाजन इस साल 78-79 पे हो जाएगी। हद से इतना ही इंक्रीज होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता एग्रीगेट इंक्रीज। तो आप इससे ऊपर थोड़ा करके सोचो, आपका जो भी एग्रीगेट आया है ना, तो भाई जो भी पुराने साल का मेरिट था उससे 1 या 2% एग्रीगेट खुद ज्यादा एज्यूम करके चलो। मेरी तो दुआ है कि इससे भी कम हो, मेरी तो बहुत सारी दुआएं होंगी बेटा, अल्लाह आपको कामयाबी दे। देखो आपने पूरा साल बैठ के मेहनत करी, जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है सब, जाहिर सी बात है ना। इसने पूरे साल बैठ के खानदान की दावतों में नहीं किया है भाई, बैठ के लोगों के ताने सुने हैं, बैठ के अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं करी। किसका दिल नहीं चाहता रील्स देखने का, किसका दिल नहीं चाहता वीडियोस देखने का, किसका दिल नहीं चाहता बैठ के दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने का, सबका चाहता है ना। मगर जिसने मेहनत करी है वो अभी उसके लिए बड़ा क्रूशल टाइम है। तो खुदा आपके जो भी मजहबी कलमात है अपनी दुआओं को आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे। तो भाई मुझे जो शेर बड़ा पसंद है, अक्सर पेशतर वो शेर अपने बच्चों को बड़ा सुनाता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों देखो ये तो जिंदगी का पार्ट है। तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो, यानी कि भाई ऐसी भी दुनिया में कोई रात है जिसकी कभी सुबह ना हो। रात जितनी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह तो आती है ना भैया। रात में डर लगता है, खौफ होता है, आंधियां चल रही होती हैं, बहुत दफा बहुत डर लगता है, मगर सुबह तो फिर भी होती है, अजानें भी आप सुनते हो। तो भाई इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप दुआ करो, पहली लिस्ट में नहीं आया, सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा, मगर एक गाइडेंस अपने जहन में रखो। उन फील्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो जो आपके मेरिट के अंदर लाई कर रही है। जितनी फील्ड्स आपके मेरिट के अंदर लाई कर रही हैं उनके बारे में लाजमी तौर पे स्टडी करो। ये टाइम सिर्फ खेलने कूदने का नहीं है, अब प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हो। वो जो लोग कहते थे ना मैट्रिक कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी, झूठ था। लोग कहते थे इंटर कर लो जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर सुनने को मिलता था यूनिवर्सिटी में चले जाओ जिंदगी आसान हो जाएगी, सब झूठ है बेटा। तुम यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे जिंदगी तब भी आसान नहीं है। फिर तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ की चिंता होगी, फिर तुम्हें गूगल में जॉब चाहिए, तुम्हें अमेजॉन में जॉब चाहिए, तुम्हें फिर चाहिए किसी और अच्छी कंपनी के अंदर जॉब, तुम्हें क्लाउड के ऊपर काम करना है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स। जिंदगी तो कभी भी आसान नहीं होगी, जिंदगी टफ से टफ ही होती जाएगी। मेहनत एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं करोगे भाई। अगर जिंदगी में मेहनत करना छोड़ दोगे जिंदगी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी ना भाई, नॉर्मल सी बात है। तो ये लास्ट ईयर का हमारे पास जो है, जो जिन एग्रीगेट्स के ऊपर, जिन मेरिट पोजीशंस के ऊपर ये क्लोज हुई थी कि भाई सदा की आपके पास 126 पे हुई थी, नेवल आर्किटेक्चर 14420 पे जाके हुई थी, और इंडस्ट्रियल डिजाइन 231 के ऊपर हुई थी। तो लास्ट ईयर की फिर ये तमाम की तमाम हमारे पास मेरिट वो आ रही हैं, अल्लाह भला करे। लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट ये एक डिफरेंट लिस्ट है, इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो। ये एक इंडिपेंडेंट अलग लिस्ट थी मेरे पास, तो मैंने उसको भी आपके सामने प्रेजेंट करवा दिया कि आप उसको भी ताकि एक दफा गो थ्रू कर सकें। तो भाई ये आपके पास हमारे तरफ से छोटी सी चीज थी। तो ये मैंने, प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक छोटी सी एक अपडेट थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताऊं, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है सर क्या गैप ईयर लेना जरूरी है, क्या हम गैप ईयर लेने का कोई नुकसान है। सर नस का न्यू करिकुलम आ रहा है, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो 12वीं क्लास की न्यू किताब आई है मेरे पास आ चुकी है और मैंने देखी, बड़े मजे की किताब है भैया। न्यूमेरिकल मेथड उसमें आ चुके हैं, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, ग्राफ्स का टॉपिक विद फंक्शंस डाला हुआ था है भैया। तो किताब तो बड़े मजे की है। तो जाहिर सी बात है नस का कोर्स कंटेंट और टफ से टफ होता जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन मेथड पहले से केपीके के अंदर मौजूद था, सिंध में भी मौजूद था, फेडरल के अंदर भी मौजूद था। अब न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन मेथड इन्होंने भी डाल दिया, लीनियर प्रोग्रामिंग पहले भी था। तो भाई याद रखिएगा न्यू सिलेबस अब आपके पास नस्ट का आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी? नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। पुराने वाले चैप्टर्स भी रहेंगे, न्यू वाले चैप्टर्स भी रहेंगे। तीसरी चीज, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर क्या गैप ईयर लेना वर्थ इट है? तो मेरा इस पे सिंपल सा जवाब है यस, अगर आप लग के मेहनत कर सकते हो।
अदरवाइज गैप ईयर इज समथिंग जो कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। जब आप देखते हो ना अपने दोस्तों को, जब आप देखते हो कि यार आपके साथ वाले यूनिवर्सिटी जाके स्नैप्स बना बना के भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी की पोस्टिंग कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर बड़ा बड़ा कैप्शन डाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इन नस्ट यूनिवर्सिटी, गॉट एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, दिस एंड दैट, तो दिल बड़ा चीरा लगता है दिल के ऊपर। ये बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो एक बड़ी ह्यूमन फैक्टर है, आप ऑल्दो किसी के लिए जेलस नहीं हो, मगर जब कोई आपसे आगे निकलता है ना, ह्यूमन का फैक्टर है, इंसानी फितरत है, इंसान को बुरा जरूर लगता है। तो भाई अगर गैप ईयर लेने का सोच रहे हो तो खुदारा फिर आपको ये चीज जहन में रखनी है कि आपको पहले दिन से तैयारी करनी है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं ना, उसके नेट 4 से 10 दिन पहले आएगा, सर वो गैप ईयर लिया था मैंने, अब तैयारी कर सकता हूं। ये वो इंतहाई नालायक बंदा है। अगर गैप ईयर कोई सोच रहा है तो फिर तैयारी अभी अगस्त से स्टार्ट करनी है, जुलाई से स्टार्ट करनी है तैयारी, फिर फरवरी से स्टार्ट नहीं करनी। फिर आपको नेट 1 भी देना है, नेट 2 भी देना है, नेट 3 भी देना है, नेट 4 भी देना है, अगर आप गैप ईयर का सोच लो। अदरवाइज गैप ईयर इज अ वेरी टफ डिसीजन। देखो माँ बाप जो होते हैं ना बड़े सपोर्टिव होते हैं, माँ बाप बहुत मदद करते हैं जिंदगी भर के लिए। मैं अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूं, ऑल्दो इस मुल्क के अंदर बहुत कहानियां मौजूद हैं, उस पर नहीं जा रहा, मगर जो जितने सपोर्टिव माँ बाप भी हो ना, कभी ना कभी माँ या बाप किसी के ना किसी के मुंह से निकल ही जाता है। जब आप गैप ईयर पे होते हैं ना, जो बच्चे गैप ईयर वाले होंगे उनको मेरी बात वो रिलेट कर सकेंगे कि जब आप देखते हो कि दोस्त आगे निकल रहे हैं, आप सुबह 9 बजे 2 साल जिस कोर्स को आपने पढ़ा, दोबारा जब उसी कोर्स को तीसरे साल पढ़ रहे होते हो, वो उल्टी आने लगती है, जहर लगता है वो चीज। और फिर माँ बाप भी कभी कभार ये कह देते हैं कि सुबह से तू ऐसी पढ़ा हुआ है, सुबह से कुछ भी नहीं किया उठ के। तो यार गैप ईयर एक मुश्किल डिसीजन होता है। यस इट इज वर्थ इट, अगर आप पूरा साल मेहनत करो, आप पूरा साल कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, अगर आप पूरा साल कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स दो, अगर आप पूरा साल बैठ के स्ट्रगल करो, अगर आप पूरा साल बैठ के टेस्ट दो, ये ना हो कि आप फिर मार्च में बैठ के नस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, वो ऐसे बच्चे के लिए गैप ईयर बेकार है। वो अपना सिर्फ और सिर्फ जिंदगी का एक कीमती साल जाया कर रहा है। मेरे पास 2 तरह के बच्चे आते हैं, मैं हमेशा बच्चे से पूछता हूँ बेटा रूटीन क्या है। हमारे इदारे के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान से बच्चा तालीम हासिल करता है, पाकिस्तान के हर जिले से, शहर से, कस्बे से। अक्सर बच्चा आके पूछता है सर गैप ईयर ले लें। हमारी जितनी एडमिन टीम है, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, पहला सवाल एक पूछते हैं बेटा तुम्हारी डेली रूटीन क्या है। अगर तो वो ये कहता है ना सर मैं नॉर्मली उठता हूँ 10 बजे 11 बजे, हम उसको कहते हैं ना लो बेटा, जिस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है ले लो। उसके पीछे भाई रीजन है। अगर कोई बच्चा एफर्ट के साथ नहीं पढ़ पा रहा तो गैप ईयर उसके लिए बेकार है। बट अगर आप अपने आप से मुआहिदा करते हो, अपने आप से एक प्रॉमिस करते हो कि आप पूरा साल वाकई में स्ट्रगल करोगे, देन गैप ईयर इज करेक्ट, अदरवाइज इट्स जस्ट यूजलेस। आप वेट करो, मेरिट लिस्ट का आपका नाम आ जाएगा। बट यस, इस दफा पंजाब बोर्ड की न्यू कोर्स कंटेंट आ चुका है सेकंड ईयर का, तो अब नस्ट का पेपर पैटर्न जाहिर सी बात है उसमें वो चैप्टर्स भी इंक्लूड होंगे, पुराने वाले चैप्टर्स रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन होता है सर जैसे क्या पुराने वाले चैप्टर्स खत्म नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। सेट्स और ग्रुप्स है, सेट्स का टॉपिक है, ग्रुप्स का टॉपिक है। पहले वो पूरा एक अलग चैप्टर होता था, बट अब वो नंबर सिस्टम में पूरा उन्होंने मिला दिया। तो अब क्या उसके थ्योरी के क्वेश्चंस खत्म हो गए? नहीं, इस दफा यूईटी के पेपर में आए हुए थे, वो बहुत सारे आए हुए थे। इसी तरीके से नस के अंदर भी आते हैं। तो भाई पुराने टॉपिक तो रहते रहते हैं, साथ साथ नए भी ऐड होते जाते हैं, नए भी ऐड होते जाते हैं, याद रखिएगा। तो भाई इस चीज को जहन में रखें। पेपर टफ जरूर होगा, हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप ऑफर कर रहे होते हैं, एक एक चीज आपको लेके चलते हैं। और स्टार्टिंग के बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम्स कवर करते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स आप देखते हो इन सबकी हमने मार्कशीट भी साथ में डाली भी होती है। ये वो बच्चे होते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग से बैठे हुए होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बच्चे होते हैं जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग से बैठे हुए होते हैं। इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नस 1 में अलग स्कोर करते हैं, नेट 2 में अलग करते हैं, नेट 3 में अलहदा करते हैं। ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने 140 प्लस स्कोर किया, 130 प्लस वाले तो बेतहाशा हम डाल नहीं सकते उनको। तो भाई ये सारे के सारे वो बच्चे हैं, नेट 2 के टॉपर्स, नेट 3 के टॉपर्स, नेट 4 के टॉपर्स तो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। इस तरीके से नेट 1 के टॉपर्स भी हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये नेट 1 के टॉपर्स भी आ गए, नेट 3 के टॉपर्स इनफैक्ट ये वाले सारे 169, 160 सो ऑन। तो भाई जो बच्चा भी स्टार्टिंग से मेहनत करेगा वो बिल्कुल कामयाब होगा। तो अगर कोई गैप ईयर लेने का सोच भी है, जिसका बिल्कुल नस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, नस का एग्जाम दिया ही नहीं है, तो या आपके जूनियर्स हैं या आपके कजन्स हैं, उनको ये बात लाजमी तौर पे बताओ, तैयारी दिसंबर में स्टार्ट नहीं करनी, तैयारी आप जुलाई एंड अगस्त से स्टार्ट करोगे, 7 अगस्त से। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा उसमें 2 फायदे हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपके एफएससी का कोर्स कंटेंट का प्रेशर इतना नहीं होता, तो आपका एक दफा हम कोर्स कंप्लीटली नेट 1 से पहले कवर करवाएंगे। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नेट 1 से पहले पूरा कोर्स कवर करवाया था वो हम थे। तभी नेट 1 के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया था। हाईएस्ट स्कोर जो नेट 1 का था 168 169 का, वो सनी कुमार का था। और एक और नस के नेट 1 में टॉप किया था वो सनी कुमार, महेश्वरी था और एक अरसलान फैसल था। अरसलान फैसल जिस बंदे का भाई है, उस बंदे की भी नस के अंदर टॉप पोजीशन थी, उसका नाम था अरसलान फैसल के भाई।
का नाम था, GIK का मेरा टॉपर एक स्टूडेंट था। तो भाई नेट 1 से पहले कंप्लीट कोर्स जब हो जाएगा तो फिर नेट 2 से पहले दोबारा कवर होगा, नेट 3 से पहले एक दफा दोबारा कवर होगा, नेट 4 से पहले दोबारा कवर होगा। तो जब आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होता है तो आपके लिए फायदेमंद चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो खुदारा अगर कोई गैप लेने का सोच रहा है तो तैयारी फिर अगस्त से स्टार्ट करनी है, और अगस्त से हमारा फर्स्ट बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो टॉपर्स बैच होगा, और उसकी फीस हमने हद से ज्यादा कम रखी भी है, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, और पूरे साल की वो फीस होती है, उसमें आपको बार बार हर महीने फीस नहीं पे करनी होती। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह ताला आपसे नस्ब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं आपसे बहुत जल्द एक सरप्राइज आप लोगों के लिए होगा, जिन बच्चों का नस्ब में एडमिशन हो गया है उनके लिए बहुत जल्द एक सरप्राइज होगा इंशाल्लाह ताला, आपसे बहुत जल्द मुलाकात भी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।